नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ सेगमेंट में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम जिन विषयों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी चुनौतियां आ रही हैं और ये एक्सेंचर की एक रिपोर्ट ने बताया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज सारे सेगमेंट्स सारे डायमेंशंस हम कवर करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार के डायमेंशंस को कवर करना है। सबसे पहले खबर क्या है जानेंगे, उसके बाद एक्सेंचर की रिपोर्ट जो आई है उसने क्या क्या बताया है, क्या वृद्धि आई है साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में। उसके अलावा काफ़ी सर्ट की भी रिपोर्ट आई है। इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए भारत के बारे में बताया गया है कि कितनी वृद्धि आई है, क्या क्या परेशानियां हुई हैं। साथ ही साथ हम वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी फैक्ट्स आपको पता चलेंगे, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट को भी जानेंगे क्योंकि ज़रूरी है आपको मैलवेयर पता होना कि क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है। उसके बाद हम भारत और साइबर सुरक्षा वर्तमान परिदृश्य देखेंगे कि भारत में क्या अभी परिदृश्य चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या भारत ने इसके खिलाफ कोई कदम उठाए हैं कि नहीं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसी के बारे में बात करेंगे हम। और चुनौतियां और आगे की राह देखेंगे ताकि आप काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच से अपना कंक्लूजन लिख सकें जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स क्या क्या कवर करने हैं। सबसे पहले तो व्हाट केप्ट साइबर सिक्योरिटी बिजी इन 2021, मतलब क्या क्या अटैक हुए हैं जब साइबर अरीना की बात करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे यूएस के डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स, इंडिया के बहुत सारे ऑफिशियल्स हमेशा बिजी रहे हैं। इसकी बात करेंगे। और इंडिया ने 11.8% की वृद्धि देखी है जब साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके भी जो भी जिस्ट है दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट ये बस आपको रेफरेंस देने के लिए है कि साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी आई है और साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में भी आई है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है परसेंटेज का, तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ये आंसर टिक करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि एक्सेंचर की रिपोर्ट ने कहा क्या क्या है। तो कंसल्टिंग फर्म है, एक नाम है एक्सेंचर, उसने रिपोर्ट निकाली है जिसने बताया है कि 2020 में वृद्धि आई है साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में। और कितने प्रतिशत की आई है? 31% की। अब 31% की वृद्धि आना बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक आया, उसके बाद हम काफ़ी एंगेज्ड हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से। उसी के बाद तो हमारा एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो जितनी ज़्यादा डिजिटल एंगेजमेंट बढ़ेगी लोगों की, उतनी ही ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की आशंकाएं भी बढ़ती जाएंगी, उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। अब बात करते हैं कि उसमें सफल कितने हुए। ये तो अटेम्प्टेड है, मतलब कोशिश की गई, कोशिश के बाद सफल भी हुए। सफलता में 44% से ऊपर बढ़ के 61% की वृद्धि हुई है। ये काफी चिंतापूर्ण बात है, चिंताजनक बात है हमारे लिए कि सफल भी हुए हैं काफी। 31% तो अटेम्प्ट हुआ है, उसके बाद सफलता में भी वृद्धि आई है। इसका मतलब है कि जो हैकर्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से अपनी सारी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स की नॉलेज को अपग्रेड करते जा रहे हैं। क्या हम भी उसी तरह अपनी रणनीति अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं? हमें अभी भी इस पे काफ़ी चर्चा करनी होगी। उसके बाद देखा जा रहा है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपकी न्यूक्लियर पावर्स में तो अभी नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा इंडिया में, पर जैसे कि बात करें तो पावर में हमारे प्रॉब्लम आई थी, हैकर्स ने जब हैक कर लिया था रेड एको नाम के, उसके बारे में भी बात करेंगे। एयर इंडिया में भी यही दिक्कत आई थी। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो इंडिया की बात हो गई, वो आगे भी बात करेंगे। पर यूएस की बात करें तो कॉलोनियल पाइपलाइन जो यूएस की है, अमेरिकी ईंधन पाइपलाइन ऑपरेटर कॉलोनियल पाइपलाइन पर भी ऐसा अटैक हुआ है। 4 स्टेट्स के ईंधन से जुड़े हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक सामने आने लगी थी, और $5 बिलियन देने के बाद उनकी रैंसमवेयर था। क्योंकि रैंसमवेयर क्या करता है? रैंसमवेयर बेसिकली आपकी फाइल्स को, या आपके फाइल्स ही नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है और बदले में पैसे मांगता है। जब आप पैसे उसे दे देते हैं तो आपकी फाइल की डिक्रिप्टेड की दे देगा आपको, मतलब डिक्रिप्टेड की दे देगा जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन वापस ले सकते हैं।
यही हुआ था कॉलोनियल पाइपलाइन के साथ। बाकी बोला जा रहा था कि रशिया का काफ़ी हाथ है जो भी यूएस में हो रहा है, जो भी ऑफेंसिव अटैक्स हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो ये पहली चीज़ है। तो आंसर राइटिंग में एक बार कॉलोनियल पाइपलाइन का जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद फ्लोरिडा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें भी प्रॉब्लम आई थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सोलर विंड्स आईटी कंपनी ये इन्वॉल्व थी, तो सोलर विंड्स आईटी कंपनी को इसका देखना पड़ा कि किस तरह से हमारे ऊपर भी अटैक हुआ है। तो काफ़ी ऑफिशियल्स बिजी रहे, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये सोलर विंड्स और रेड एको का शैडो पैड। जब इंडिया की बात करें, कॉलोनियल पाइपलाइन, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सारी जो भी इसमें फैक्ट्स दिए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना आंसर राइटिंग के लिए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है कसेया नाम से, कसेया को रीविल रैंसमवेयर की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। 40,000 कंपनियां कसेया सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती हैं। उसी के सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया गया। टारगेट बनाने के बाद रैंसमवेयर मांगा गया। आपको जानकारी दे दूं कि रैंसमवेयर बिटकॉइन में मांगा गया। मतलब हैकर्स जो हैं वो भी जानते हैं कि आपको रैंसमवेयर में क्या मोड ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। रैंसमवेयर काफ़ी आजकल बढ़ गया है। मेलवेयर जैसे पेगासूस हो गया, रैंसमवेयर हो गया, रीविल हो गया आपका। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी जानना आपके लिए कि कौन सा रैंसमवेयर है, कौन सा मालवेयर है। तो इसके बारे में जान लीजिएगा, नाम जान लीजिएगा, हो सकता है मैचिंग के लिए आए। ठीक है। उसके बाद फेसबुक के डेटा लीक में भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कि सोशल मीडिया पे ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया वैसे भी प्राइवेसी एक मिथ कहा जा रहा है आजकल। सोशल मीडिया पे इवन जो उनके सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, उनका खुद का अकाउंट हैक हो गया था। उनका खुद की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। 2019 की बात है ये। बट ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें लीक हुई हों। बट फिर भी एक हो सकता है कि अगली बार जब भी हैक हो तो ऐसी भी दिक्कत आ सकती है। तो सोशल मीडिया पे भी और जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है आखिरकार, क्योंकि पहले वो जानेंगे। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ही आम भाषा में कहें तो आपकी जो फाइल्स है, जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसको अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक्सेस करता है। ठीक है। उसके बाद उसे लॉक कर देता है ताकि आप उस तक पहुंच ना पाए या आप रिकवर ना कर पाए। उसके बदले में आपसे कुछ मांगेगा वो, या तो फिर वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लेके रैंसमवेयर मांग सकता है या आप पे स्पाई कर सकता है। तो रैंसमवेयर, स्पाईवेयर ये सब अभी बताएंगे आपको। समझने की कोशिश करें कि डिजिटल संचालन को बाधित कर देता, ये कुछ तरीके हैं बाधित कर देना। उसके बाद जानकारी को नुकसान पहुंचाना, आपकी जानकारी जिस तरह से सेव थी आपके सॉफ्टवेयर में उस तरह से ना सेव होना, उसको मॉडिफाई कर देना, बदल देना। और सार्वजनिक कर देना, अब ये तो सबसे ज्यादा डरावना है। सार्वजनिक कर देना, कितनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट रखती है अपने साथ, कितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारी एयरफोर्स रखती है। कल के दिन एक बड़ा अटैक अगर हो गया और इंडिया तैयार नहीं है, भारत तैयार नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम जाने कि किस तरह की साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, सबसे पहला तो जो आजकल सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है, एक तो मालवेयर आ रहा है, एक रैंसमवेयर आ रहा है। रैंसमवेयर के बारे में पहले बता चुकी हूँ। ये ऐसा है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। मैलवेयर बेसिकली होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करके बनाया जाता है। मैलिशियस एक वर्ड है, सॉफ्टवेयर एक वर्ड है, तो उसको संधि करके मैलवेयर बनाया जाता है। तो रैंसमवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में अपने आप को इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद आपसे कुछ किसी भी प्रकार की, जैसे बिटकॉइन मांगा गया था रीविल द्वारा, उसी तरह हो सकता है आपसे किसी और प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगे ताकि आपकी जो फाइल्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो ट्रैक कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बेसिकली हॉस्टेज बना के आपसे रैंसम मांगे। फिर एक होता है फिशिंग होती है एक चीज़। फिशिंग मतलब जैसे कि आपके ईमेल पे एक मेल आएगा, कुछ डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे और एक लिंक होगी। अब वो कहीं से भी आ सकता है। जनरली क्या होता है, मेल्स चेक नहीं करते हैं जनरली, बट जब चेक करने लगते हैं, स्पेशली जो ऑफिस जा रहे हैं होंगे लोग, उनके लिए स्पेशली इंफॉर्मेशन है कि मेल जब आप चेक कर रहे हो तो कोई भी ऐसा मेल आपको अगर लग रहा है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो क्यों आया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपकी सबके पास है, आपका मेल आईडी तो सबके पास है आजकल। प्राइवेसी जैसे कि एक मिथ हो चुका है, आप कितनी जगह डालते हैं अपने मेल्स। तो वो इंस्ट्रक्शन देगा, आपको लिंक पे क्लिक करना होगा, और अगर आपने गलती से लिंक पे क्लिक कर दिया और वो मैलवेयर निकला या फिशिंग हो रही है, तो वो आपके सॉफ्टवेयर में अपने आप को इंस्टॉल कर लेगा, इंपॉर्टेंट नॉलेज आपकी ले लेगा। ठीक है। मैलवेयर तो बता ही चुकी हूँ कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, पर इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें स्पाईवेयर भी आता है। मैलवेयर, मैलिशियस वेयर मतलब मैलिशियस इंटेंट, उसके
इंटेंशंस आपके सॉफ्टवेयर के लिए अच्छे नहीं है, मिलिशियस है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट के मद्देनजर नहीं रखते हुए नहीं, बल्कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है आप, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी और भी चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि एक ये भी है मैन इन द मिडिल अटैक भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होगा, मान लीजिए आप एक वाईफाई यूज़ करें जो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक इन द सेंस अनसेफ है, पब्लिक वाईफाई जनरली इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं एक वाईफाई यूज़ कर रही हूँ, मेरे एक फ्रेंड है वो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए पेमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक हैकर हम दोनों के बीच में वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा और फिर वो फिल्टर करके उसको हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, हमारे कार्ड नंबर को ले सकता है, हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हम चैट कर रहे हैं उसको ले सकता है। तो मैन इन द मिडिल कहते हैं, मतलब दो लोग हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें हैकर बीच में आ जाए तो वो मैन इन द मिडिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें इतना इन्फॉर्मेशन दे देता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में इतनी इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर देते हैं कंप्यूटर में कि कंप्यूटर जनरली आपको सर्विस नहीं दे पाता जो आपको दे रहा है। तो बहुत सारे हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और मेंस में भी जब आंसर राइटिंग कभी होगी आप एनरिच कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक और चीज़ जो एक सूचकांक है जानना हमारे लिए, इंडेक्स, वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये लेटेस्ट है। ठीक है, क्योंकि 29 जून 2021 को आया था, और इसको कौन पब्लिश करता है, इंडियन नेशनल कम्युनिकेशन यूनियन, टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 17 एजेंसी उसमें से एक आईटीयू है। तो काफ़ी अच्छा किया है भारत ने इसमें देखा जाए तो, क्योंकि देखिए 5 पैरामीटर्स पे ये मापता है, क्या क्या, कानूनी उपाय अगर है आपके पास, साइबर थ्रेट अगर आपको है, कानूनी उपाय है आपके पास कि नहीं, पहला ये है। दूसरा, तकनीकी उपाय क्या है, अगर कुछ तुरंत खराबी आ रही है साइबर सिक्योरिटी अटैक में, उसमें आप तकनीकी रूप से क्या कर सकते हैं। संगठनात्मक उपाय, किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे कल के दिन अगर आपको कोई इशू आ रहा है जो एक नहीं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को परेशान कर रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। और क्षमता विकास, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे हैकर्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं उसी तरह आपकी तकनीकी टीम, आपकी जो एपेक्स बॉडी है अपने आप को अपग्रेड कर रही है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। ये 5 मापदंड हैं जो ध्यान रखता है आईटीयू। इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया, 37 रैंक ऊपर है इंडिया, 10वें स्थान पर है, और एशिया पैसिफिक पे 4थे स्थान पर है इंडिया। काफ़ी अच्छा किया, भारत ने बहुत ही अच्छा किया है, पर भारत को भी और अच्छा करना है, क्योंकि अमेरिका देखिए शीर्ष पर है, जब अमेरिका शीर्ष पर है तब भी वो हैकिंग का विक्टिम तो बन चुका है ना, उसी तरह इंडिया भी है। यूके और सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, मतलब इनके बीच में टाई हुआ है, याद रखिएगा, यूपी और सऊदी अरब। और एस्टोनिया जो है वो तीसरे नंबर पे है, ये भी ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया। ठीक है, भारत के बारे में बता ही चुके हैं तो इसलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर जानते हैं कि 2021 में प्रथम 6 महीने में 6 लाख से अधिक साइबर अटैक्स हो चुके हैं भारत में। 6 लाख साइबर अटैक्स सिर्फ पहले 6 महीनों में। और इंडिया में सबसे बड़ा अटैक हुआ था, सबसे बड़ा इन द सेंस कि एयर इंडिया जैसी कंपनी में साइबर अटैक होना मतलब कितने सारे लोगों की इंफॉर्मेशन लीक होना है, कितने सारे टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन लीक होना है। तो काफ़ी 45 लाख से अधिक ग्राहकों का डेटा लीक हो गया था। पर्सनल अकाउंट नंबर्स मतलब पर्सनल आईडीज के नंबर्स, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लीक हुई, ये अच्छी बात है। हैकर्स द्वारा टीकाकरण पोर्टल कोविन ऐप का भी मतलब इसके भी जो साइबर सिक्योरिटी थी इसकी भी ब्रीच हुई थी। किस प्रकार से, उन्होंने फेक ऐप्स बनाए, प्ले स्टोर पर अपडेट कर दिया, फिर एक नंबर उन्होंने मैसेज के थ्रू एक लिंक उन्होंने सर्कुलेट की कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इस प्रकार से उन्होंने अपना कोविन ऐप डाउनलोड कराया और उसके बाद सारी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो ले ली। तो देखिए अब भारत में कोविन जैसे ऐप को, जिससे हम अपनी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, टीकाकरण रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसको भी निशाना बनाया गया था। क्या आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता तो यही है कि भारत डिजिटल इंडिया की 6ठी वर्षगांठ मना रहा था, सालगिरह मना रहा था इस साल 2021 में, 1 जुलाई 2021 में। मतलब काफ़ी लोग पैंडेमिक के बाद, काफ़ी लोग महामारी के बाद उस तरफ पुश हुए हैं कि वो
डिजिटली और बढ़े आगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जन जागरूकता अभी वैसे नहीं है, बहुत ही कम है जन जागरूकता। जब स्मार्टफोन्स वाईफाई चीप होते जा रहे हैं, सबके पास आजकल आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन होंगे, पर क्या वो इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता है कि अगर उनके पास कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि आप 5 लाख जीत गए, 50 लाख जीत गए, और फिर आपने वो लिंक पे क्लिक किया और वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके अंदर, आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। ये बहुत ही जेनरिक बात है, बहुत ही घरों में आजकल आप देख रहे होंगे कि ऐसे मैसेज आते रहते होंगे, पर अगर जागरूक नहीं है तो आप उसका निशाना बन सकते हैं, उसके बाद बहुत दिक्कत हो सकती है। डिजिटल उपयोग में वृद्धि हुई है पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना था कि हमको टच नहीं करना है कुछ, तो डिजिटली हम पेमेंट वगैरह करना शुरू कर रहे थे। डिजिटल, हर चीज़ डिजिटली होती जा रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G भी अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो एक चीज़ तो समझनी ही पड़ेगी कि अगर इन सब चीज़ों में वृद्धि आएगी तो अटैक्स में भी वृद्धि आएगी, क्योंकि एक इंसिडेंट और हुआ था जिसमें एक टेस्ला की इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही चलती हुई कार, इंटरनेट को प्रयोग करती हुई कार रशिया से हैक हुई थी। तो ऐसी चीज़ों में बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और क्रिटिकल सेक्टर्स की सुरक्षा करना देश हित में। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग है इस टाइम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, साथ ही साथ आपके कोई भी कमांड फोर्सेस जो भी यूज़ कर रही हैं सब डिजिटल है। अगर कभी भी किसी भी देश ने उस पर अटैक कर दिया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है, इवन सैटेलाइट्स भी ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये सब कुछ आवश्यकताएं हैं जिसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई गई 2020 में। अब ये किसने बनाई, मान लीजिए पूछ लिया आपसे, तो आप बोलेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के कार्यालय द्वारा इसे बनाया गया है। ये आपका मान लीजिए प्रीलिम्स क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य क्या है कि ऑडिट प्रणाली बनाई जाए। ऑडिट इंपॉर्टेंट है, अगर ऑडिट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। तो ऑडिट प्रणाली बनाने के लिए बोला गया है, और साइबर जागरूकता भी करने के लिए बोला गया। तो डायकोटमी है, पहले तो ऑडिट करेंगे, डायकोटमी मतलब दो भाग्य है, पहले तो ऑडिट करेंगे और उसके बाद साइबर जागरूकता बढ़ाएंगे। खास करके बच्चों के खिलाफ भी काफ़ी साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, जैसे कि NCRB की रिपोर्ट में बताया गया है। और इसके तहत सूचीबद्ध साइबर ऑडिटर्स विभिन्न संगठनों की सुरक्षा संबंधी सुविधाओं और विशेषताओं पर कड़ी नज़र रखेंगे, क्योंकि ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो साइबर सुरक्षा के लिए एक अलग से बजट भी बनाएंगे। तो बजट से सैलरीज, बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बेटर वेबसाइट्स डेवलप होंगी, ठीक है। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में आते हैं। नीति में साइबर सुरक्षा तत्परता की निगरानी हेतु एक इंडेक्स बनाने को भी कहा गया है। जैसे हमारे ITU का इंडेक्स है, उसी तरह एक नेशनल लेवल पे भी, राष्ट्रीय स्तरीय लेवल पर भी हम बनाना चाहते हैं एक इंडेक्स। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। मान लीजिए रिकमेंडेशन पूछ लिया तो आप टिक तो कर सकते हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अन्य पहलें क्या क्या ली है भारत ने बहुत सारी पहलें भी ली है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति पहला थी। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सबके बारे में तो मैं बस आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो भी आपको होमवर्क करना है इससे रिलेटेड एक बार कर लीजिएगा, ईयर ले लीजिएगा, एम ले लीजिएगा, ठीक है। उसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट रिविजन पे, ठीक है। तो आप नोट्स बना लीजिएगा साइबर सुरक्षित भारत पहल पर, ठीक। ईयर ले लीजिएगा, एम ले लीजिएगा, ठीक। मिनिस्ट्री भी ले लीजिएगा, ठीक है। साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये किसके अंतर्गत है बताइएगा। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको I4C कहते हैं, और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, साथ ही साथ IT सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और राष्ट्रीय साइबर नीति 2013। तो एक बार देख लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। इसको अगर आगे डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये आप होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो जागरूकता है। जागरूकता अभी है नहीं लोगों में। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ पे फ़ोन आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, स्मार्टफोन, जागरूकता नहीं है। तो जहाँ पे जागरूकता नहीं है वहाँ हमें जागरूकता बढ़ानी है। सबसे पहला काम तो ये करना है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि अभी भी बिल है, एक्ट नहीं बन पा रहा है। जस्टिस BN श्रीकृष्ण कमेटी द्वारा इसको बताया गया था कि हमें एक एक्ट लाना ज़रूरी है जहाँ पे पर्सनल डेटा हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि
हम जानते हैं कि 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक डेटा लाना है, डेटा एक्ट लाना है, जिससे हम और अच्छे से इन्फोर्स कर सकें प्रोविजंस को, प्रावधानों को, और अच्छे से इन्फोर्समेंट में ला सकें। कल के दिन किसी भी प्रकार की हानि होती है तो हमारे पास एक लीगल बैकिंग तो है कम से कम उससे जूझने के लिए। और राज्य प्रायोजित साइबर खतरे सबसे बड़ी चुनौती है। अगर कोई राज्य जैसे कि चाइना है, चीन है, अगर वो इतना पावरफुल है कि रशिया है, पावरफुल है कि यूएस जैसे देश पर अटैक कर पाता है, ये अलेजेड है, मैं कह नहीं रही हूँ किया है, पर अगर ये सच है तो बहुत बड़ी बात है। चाइना ने तो किया ही है। तो कल के दिन अगर किसी भी प्रकार का थ्रेट ऐसे बढ़ता जाएगा और हम अपने भूमि की सुरक्षा ना कर पाएँ तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे जगहों पे, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो एक लेयर नहीं, बहुत लेयर बनानी है सिक्योरिटी की, विभिन्न स्तरों से ले जाना है। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, जिसके लिए हमें बजट चाहिए और फंडिंग चाहिए, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, रिसर्च और डेवलपमेंट में। और जो राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा नीति बनाई है उस पर ध्यान देना है। ऑडिटर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहना है, अपग्रेडेशन करते रहना है, ठीक है। और कमियों को पता लगाकर उन्हें दूर करना है, क्योंकि हर चैनल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसको जितनी जल्दी पकड़ लें हम उसे दूर कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों वाली एक लेयर्ड सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। जितनी लेयर होंगी उतनी ही ज़्यादा सुरक्षा होगी, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। और परिचालन समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष निकाय चाहिए। मान लीजिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, बहुत सारे मंत्रालय में एक साथ किसी भी प्रकार के अटैक हो रहे हैं या उसी की तरह के अटैक बार बार हो रहे हैं, तो एक हमें शीर्ष निकाय की ज़रूरत है ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके। शीर्ष निकाय होगा तो अलग अलग स्तर पर हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग वाले डिपार्टमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्किल मिलेगा और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा इनोवेशन मिलेगा और अपग्रेडेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मेंस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए। साइबर खतरों के बढ़ते जोखिम और नीतिगत फायरवॉल की कमी के चलते भारत डिजिटल इंडिया के अपने सपने की रक्षा कैसे कर सकता है? इसको 250 शब्दों में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से। थैंक यू सो मच।